मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हम अपने ईद से पहले, ये क्योंकि आखिरी शो होगा और ईद जो है वो एक क्रिटिकल मोमेंट है कोविड-19 के हवाले से, उसके हवाले से जो वबा फैली है इस पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में, उसके कंट्रोल के हवाले से। लिहाजा इस शो की पहली सेगमेंट हमने सोचा कि कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस और उससे लाहक जो मर्ज है, उस जो एक आलमी वबा बन के सामने आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे अशखास जो हैं वो डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो भी फेम में सामने आए हैं और अपना किरदार बहुत उम्दी से अदा किया है। उस हवाले से हम पहले सोचा कि बात करें। हमने दावत दी है आज डॉक्टर फ़हीम यूनुस को, चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के। अब एक नामी ग्रामी ऑलमोस्ट हाउस होल्ड फिगर बन गए हैं डॉक्टर साहब। कई बैनुल-अक़वामी मीडियाज़ चैनल्स पर भी पोजीशन लेते आए हैं। एक सोर्स ऑफ जेन्युइन सोर्स ऑफ प्राइमरी रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे सर, हमने आपसे बारहा अब ये गुफ्तगू कर चुके हैं और आपने वेरी काइंडली हमें अपना वक्त दिया है हमेशा हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे अपने समझने के लिए। सर, पाकिस्तान के अंदर एक देर से, एक ताख़ीर से पोजीशन ली गई थी वफाक की तरफ से, फिर सूबों की तरफ से जो पोजीशन थी वो भी देर से ली गई थी। पोजीशन वफाक की यही थी कि हम कुछ ज़्यादा करने जा रहे हैं अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं, यानी कि वफाक की पोजीशन भी टुवर्ड्स द मिनिमम रादर देन द मैक्सिमम थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो 14 जून को हमारा पीक आया कि 6,825 नए केस ऑफ एवरीवन टेस्टेड, जहां पे टेस्टेड टू पॉजिटिव रेशियो 24% के करीब था। तो कल की डेटा कहता है कि 936 नए केसेस और टेस्टेड टू पॉजिटिव रेशियो जो है उसमें तकरीबन 80% कमी है। डॉक्टर साहब, ये हम कहाँ खड़े हैं? ये अब वाकई में घबराना नहीं है? हमने अनजाने में कुछ कर लिया है या फिर जानते बूझते हमने बगैर पता किए वी डन समथिंग राइट? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये वही चीज़ है कि मैं कई महीनों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और अर्ली टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। जो आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप मुझसे ये पूछ रहे हैं बादलों वाले दिन में कि आसमान में कितने हवाई जहाज़ हैं, दरमियान में बादल हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। और ये ट्रू है। कोई भी अगर वो कहे कि वो वसूख से इस वक्त आपको कुछ बता सकता है तो वो दुरुस्त नहीं है। अमेरिका में हम पाकिस्तान से 15 गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हम 5 गुना कम तशख़ीस कर रहे हैं। हमारे 4 मिलियन लोग अमेरिका में कोरोना वायरस से इस वक्त मुब्तला हैं उसमें, जबकि असल हकीकत शायद 20 मिलियन के करीब है। तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में अमेरिका से 15 गुना कम टेस्ट हो रहे हैं, तो असल हकीकत क्या होगी? मैं समझ सकता हूँ कि अस्पतालों में हालात बेहतर हैं आजकल, ओवरऑल नंबर्स कम हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई तसल्ली नहीं अपनी बता सकता आपको, बिकॉज़ नंबर्स आर नॉट रिलायबल। सही। और डॉक्टर साहब, ये सर मेरा सवाल ये है कि आपकी बात अपनी जगह ये दुरुस्त होगी कि बहुत सारी वजूहात हैं, हमारी टेस्टिंग भी वो नहीं है, कबल अज़ वक्त है कहना कि कोरोना को हमने हैंडल कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ तो सर एक्सप्लेन करेगी कि जहां अमवात 175 से 35, 20, 15, 25 तक आ जाएं और अस्पतालों की खबर ये हो कि 60% तक जो है कम हुई हैं, जो है वो जो एडमिट होते हैं लोग अस्पताल में कोविड की वजह से। अब एक वजह तो ये है कि जाहिर है द मोर वी नो हाउ टू डील विद दिस, तो ज़्यादा लोग घर पे फिर इलाज करते हैं और ताख़ीर से जाते हैं अस्पताल। और भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, बट समथिंग हैज़ टू एक्सप्लेन दिस। श्योर देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब इसके ऊपर इब्हाम है। अब इस पे थियरीज हो सकती हैं, लॉ नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन यंगर है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वेव ने इतने इन्फेक्शंस बर्न किए हैं इस वक्त कि आपको एक लल हमेशा मिलता है, हर मुल्क में मिलता है, लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव्स आती हैं। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इन्फेक्शन की सेवेरिटी कम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि लोग घरों में मर रहे हैं और खौफ की वजह से अस्पताल नहीं आ रहे। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक जिनको हम कह रहे हैं उनको एक्चुअली कोरोना वायरस। और ये जो ख्याल बार बार इजहार किया जाता है कि कब्रिस्तानों में कोई रश नहीं है, दैट्स अ वेरी क्रूड एंड डेंजरस वे टू लुक एट इट। साइंस इस तरह तो नहीं हो। तो मेरा तो बस ये ख्याल है कि हमें मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ताला करे कि वो करेक्ट हो, और इसमें कुछ ट्रूथ यकीनन होगा।
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको वसूख से, क्योंकि हम डॉक्टर्स पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, वी लाइक टू बी वेरी श्योर, क्योंकि हमारी साइंस बहुत श्योर है। हम एक बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं और वो क्योर हो जाता है। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग नहीं है इस तरह से कि वीक डेटा के साथ काम करना मुश्किल होता है। सही। तो डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप हमें ये कंजेक्चर की दुनिया में जरा हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चलें, तो डेटा उतना ही वीक है जितना वीक यौम अव्वल पे था। पाकिस्तान में ना डेटा सेट जो है वो बेहतर ही हुआ होगा, बदतर नहीं हुआ हो सकता इन चंद माह में। जो ग्रेवयार्ड डेटा है वो बहुत क्रूड मेजर है, लेकिन कराची और लाहौर की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रेवयार्ड डेटा से बेहतर मेजर पाकिस्तान में कोई है नहीं अमवात का। कराची और लाहौर की सेंट्रल यूनियन काउंसिल से बेहतर डेथ सर्टिफिकेट का डेटा पाकिस्तान में उससे बेहतर है नहीं। उसी मैट्रिक को अगर इस्तेमाल करें और अगर हम समझें कि चंद दर्जन अमवात ऐसी हैं जो कि मिस रिपोर्टेड हैं या मिस डायग्नोज्ड हैं या मिस कैलकुलेटेड हैं, लेकिन फिर भी सर हम फिर कंजेक्चर तो कुछ तो है, कोई एक्स फैक्टर तो है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में कई हजार नंबर से हम अब हजार के अंडर के नंबर पे आ गए हैं। और वो कंजेक्चर पूरी दुनिया की मीडिया पे भी है कि शायद इट्स अबाउट ब्लड टाइप्स, इट्स अबाउट के हर्ड इम्यूनिटी वाज एट 20% और हम शायद वहां पे पहुंच के उस मार्केट को अबूर भी कर चुके और हमें पता नहीं चला। ब्लड टाइप तो 4 हफ्ते पहले भी हमारा वही था ना। तो ना सिर्फ कि हम दुनिया के मुकाबले में हमारे नंबर्स डिफरेंट हैं, बल्कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुकाबले में भी जी जस्ट हाउ डू यू सी इट? देखिए, अगेन अल्लाह करे मैं आपकी साइड पे हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मुल्क है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर यही सब कुछ दुरुस्त हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइंस डजंट वर्क दैट वे। एक बैक्टीरिया और वायरस को पता नहीं चलता कि अब उसने सरहद क्रॉस कर लिया, वो अब सिंध से थर में चला गया और इंडिया में चला गया और अब वो पाकिस्तान या ईरान से पाकिस्तान आ गया या इंडिया से पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और ईरान में इतना बेहतर हाल नहीं है जो पाकिस्तान में। तो हाउ डू एक्सप्लेन दैट? आप सही है, दिस इज द इशू। और ये बहुत डिफिकल्ट डिस्कशंस हैं और मैं बहुत अदब से ये इजहार करना चाहूँगा कि अगर आप करप्शन इंडेक्स देखें दुनिया का, तो पाकिस्तान और ये जो ममालिक जहाँ पे बहुत कम वायरस बताया जा रहा है उनका करप्शन इंडेक्स बहुत हाई है, और जिन ममालिक में वायरसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ ऑनेस्टी के इंडेक्सेस ज़्यादा हैं। सो आई थिंक दीज आर डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, लेकिन हमें अपने अंदर आप कह रहे हैं रिपोर्टिंग में भी यहाँ पे डिसेप्शन चल रही है, मतलब नैब का केस यहाँ भी बन सकता है कोविड। आप बताइए, आप उस सोसाइटी में मेरे से ज्यादा रहते हैं, व्हाट कैन बी रियली ट्रस्ट इन दैट सोसाइटी? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ग्रीन इशारा होता है तो उसका यही मतलब होता है कि दूसरी तरफ से कोई नहीं आएगा, तो मतलब हर लेवल पे हमारे एक कंफ्यूजन होती है ना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बिल्कुल इशारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं वही कहूंगा, ये वही मफलूज डेटा सेट है और ये वही मफलूज इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पहले दिन से हैं। अब अगर ऐसा ही होता कि डेटा हमारी वफाक का जो नेशनल कंट्रोल सेंटर है जो कि सपोजिटली इफेक्टिव काम कर रहा है, अगर उसका काम होता नंबर्स फज करना, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है जिसने उसको हमेशा एट ऑड्स लिया है और हमेशा एक डिफरेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट रखा है। तो सिंध हुकूमत के भी नंबर्स नीचे जा रहे हैं, सिंध हुकूमत की भी टेस्टिंग टू पॉजिटिव रेट जो है वो नीचे जा रही है। मतलब प्लेइंग विद इन। जी, मैंने तो बार बार आपको अर्ज किया कि एक वेव जब 2 या 2.5 महीने चलती है तो उसके बाद बर्नआउट होता है। ये इसमें यकीनन कुछ फैक्ट जरूर है। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि कहीं हम इसको ये ना समझें कि हम मैच जीत गए हैं, क्योंकि अब इस तरह की ये भी हो सकता है कि दिस मे बी द एंड ऑफ इट और ये दोबारा ना आए पाकिस्तान में, और ये भी हो सकता है कि इस तरह के 2-3 साइकिल से हमें दोबारा गुजरना पड़े। सो ये अनसर्टेनिटी 220 पाकिस्तान गवर्नमेंट की सर पॉलिसीज डॉक्टर साहब देखी हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या आप समझते हैं कोई इसमें दखल है और इज दिस जस्ट डम लक? ऑनेस्टली मैं उसके बारे में इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा कि डे टू डे पॉलिसीज़ क्या हैं। मैं तो गवर्नमेंट्स को टिपिकली सपोर्ट करता हूँ हर मुल्क की, क्योंकि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज है। तो मैं तो गवर्नमेंट्स के साथ हमदर्दी और मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता उन पॉलिसीज़ में। जब मैं ऑन द सरफेस जब मेरा वो डेटा से डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है ना किसी और चीज़ का। फाउंडेशनल चीज़ जब आपके पास नहीं है तो सारी दिन बैक बात करते रहे पॉलिसीज़ पे, इट्स ऑल कंजेक्चर। सही सर अब जरा अगर लुकिंग अहेड, आपने मॉडर्ना की वैक्सीन का इशारा देते हुए कहा है कि वैक्सीन का साल 2021 है, इस साल वैक्सीन की उम्मीद नहीं होनी चाहिए।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल्स भी आप ऑब्वियसली मुझसे बहुत बेहतर फॉलो कर रहे होंगे। उनका जो उन्होंने स्केलिंग मॉडल इस्तेमाल किया है कि व्हेन वी डू डिस्कवर अ वैक्सीन, वो बहुत जल्दी एक मास स्केल पे प्रोडक्शन की तरफ जा सकती है। हम क्या समझें यहाँ पे, क्या उम्मीद है, क्या टाइमलाइंस हैं और क्या स्ट्रेंथ है जो जो वैक्सीन पे आप फोकस कर रहे हैं उसकी, कि कितनी वो इफेक्टिव है? जी, वैक्सीन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वी कैन टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी जल्दी एक वैक्सीन आ जाए। मैंने अपने करियर में ऐसे कभी नहीं देखा। वैक्सीन की स्टडी 10 से 15 साल की होती है। अब ये 10 से 15 महीने में मोस्ट लाइकली एक से ज़्यादा वैक्सीन एफडीए से अप्रूव हो जाएगी। तो दैट्स फैंटास्टिक। नंबर 2, ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव ना होती हैं, ना इनको डिज़ाइन किया जाता है टू बी 100% इफेक्टिव। मोस्ट लाइकली सब वैक्सीन 50 to 75% इफेक्टिव होंगी एंड दैट्स इनफ। वो बहुत काफ़ी है इस पैंडेमिक को ख़त्म कर देने के लिए। नंबर 3, इसके चैलेंजेस अब जो आगे आएंगे हमारे सामने कि कितनी जल्दी हम इसको स्केल कर सकते हैं मिलियंस ऑफ डोजेस पे। क्या ग्लास वायल्स जिनके अंदर ये वैक्सीन ली जाती है वो अवेलेबल होंगी उतनी या नहीं होंगी। क्या ये वैक्सीन -60 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, क्योंकि उससे भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड पे इम्पैक्ट आएगा। और हमें ये देखना है कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहां हम लोगों को N95 मास्क नहीं दे सके, जहां हम लोग, मैं अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हम लोगों को टेस्ट नहीं दे सके, रेमडेसिविर और दवाइयाँ नहीं दे सके, तो क्या हम वैक्सीन दे पाएंगे? अनलाइकली है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी एसिमेट्रिकल होगी और मेरा ख्याल है कि लोगों को शायद हाई रिस्क ग्रुप्स को इस साल के एंड तक मिलनी शुरू हो जाए अमेरिका में या यूरोप में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचते पहुंचते इसको शायद अगले 6 से 12 महीने लग सकते हैं आसानी से। सही। तो सर, जैसे कि अगर आप एक काफी परहेज करने वाले शख्स रहे हैं इस पूरे पैंडेमिक में, तो अभी जो है वो बॉल ड्रॉप करने का वक्त नहीं है। अभी खास तौर पे पाकिस्तान में ईद जो आ रही है, खास तौर पे उसको देखते हुए अभी मजीद एक जिम्मेदारी का हमने दिखानी है। जी एग्जैक्टली। अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो फाउंडेशनल हैं, फेस मास्क है, हजूम से बचना है, हाथ धोने हैं, और अगर आप बीमार हैं तो घर रहिए, ये वो चीज़ें जो तकरीबन मुफ्त हैं और सबके पास अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें 2021 का साल, हमें ये सोच लेना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि लोग मफलूज हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि लोग डिप्रेस हो जाएं, लेकिन लोग एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, उन स्टेप्स के साथ जिनका अब हमें पता है कि जिनसे डॉक्टर थोड़ी सी आपको खबर दे दूं, मैं थोड़ी सी आपको खबर दे दूं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें टीवी पे नज़र आती हैं या हम निकलते हैं देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, तो यहाँ एहतियात बरतने का तकल्लुफ़ तकरीबन नहीं है। मतलब कम कहना जो है वो एक ज़्यादती होगी मेरे ख्याल से। ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई मतलब एक फैक्चुअल या एक कोई स्टेटिस्टिक नहीं दे सकता आपको, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक ऐसे मुल्क में जहां बिल्कुल एहतियात नहीं की गई, मतलब एक रत्ती बराबर 1% एहतियात नहीं की गई, वहां नंबर्स जब गिरते हैं तो फिर यहाँ के लोग तो कहते हैं कि शायद हम गलत थे जो टीवी पे कब से कह रहे थे कि नहीं एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। यहाँ तो कोई एहतियात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, 99% लोग तो नहीं कर रहे। मुझे पाकिस्तान से मेरे दोस्तों की कॉल्स आती हैं जो डॉक्टर्स हैं, और 20 साल 25 साल के मरीज, लड़के भी और लड़कियां भी फौत हो रहे हैं कोरोना से। सो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि एक सोसाइटी ज़िंदगी की क्या प्राइस रखती है, ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, इससे बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होती हैं। बहुत सारे घर हैं जो इससे इम्पैक्ट हो गए हैं। बहुत जितने डॉक्टर्स हमने लूज़ किए हैं, इसमें हमने कभी फ्लू में लूज़ नहीं किए। जितनी असेंबली के लोग, आपके टॉप के लोग इम्पैक्ट हुए हैं, उतने कभी फ्लू से नहीं हुए। सो इतने ज़्यादा सरोगेट मार्कर्स हैं हमारे पास जो हमें ये बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने हमारा एक हुकूमती अमल है तो उसके साथ हम चलते रहें। आपने हुकूमती कोताहियों का भी जिक्र किया सर, कि लोग N95 मास्क नहीं पहुंचा पाए, रेमडेसिविर नहीं दे पाए, अद्वियात और वेंटिलेटर्स नहीं दे पाए। ये तो आपने ऑब्वियसली एक अमीर ममालिक की तरफ से बताया कि उनके क्या फेलियर्स थे। पाकिस्तान के पास अगर ये ऑप्शंस ही नहीं थे तो कम से कम जो एक काम करना था सर, कि इंफॉर्मेशन, यानी कि लोगों को शऊर पहुंचा पाए, इल्म पहुंचा पाए इस बीमारी के बारे में। जिस तरह वहीद साहब ने इशारा किया, हम तो वो भी शायद नहीं कर पाए, और उसके बावजूद हम कुछ नंबर्स पे ऐसे खड़े हैं कि जहां पे मजीद मुश्किल हो जाता है लोगों को बताना कि मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब को यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बस का मंजर दिखा दें सर। बस हो जाएगी डॉक्टर साहब की।
हाँ, हम स्काइप पे हैं, तो ये डॉक्टर साहब को आप अपनी यकीन मेमोरी से कीजिए, मैंने यूट्यूब पे जाके अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश की और मैं देखिएगा आपसे जरूर। मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन और यही बात मैं बार-बार मैं 6 महीने से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपको ये बात अर्ज़ करूँगा। द बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी दैट पाकिस्तान हैज़, बिगेस्ट, या इंडिया या बांग्लादेश, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्योंकि 90% ऑफ दिस डिजीज कैन बी मैनेज्ड बाय गुड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन की तरफ, और वो मैनेजमेंट हो नहीं सकती जब तक आप एक्सपर्ट्स को मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट नहीं करें। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे जो ये बात कर सकते हैं, और वो हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं की। जिन मुल्कों ने सक्सेस की है इस पैंडेमिक में, वो साउथ कोरिया हो या न्यूजीलैंड हो या जर्मनी हो या वियतनाम हो, वियतनाम कमजोर गरीब मुल्क है, वियतनाम उन्होंने इंफॉर्मेशन को मैनेज किया है। उन्होंने अपनी मेडिकल साइंटिफिक स्टडीज के साथ चले और कोई दो राय पैदा नहीं होने दी। और ये एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, क्योंकि जो जो हमें टी लीव्स बता रहे हैं, इट्स वेरी लाइकली, और मैं इसका मुकाबला उस दिन से कर रहा हूँ जिस दिन WHO ये अनाउंसमेंट करेगा कि पैंडेमिक खत्म हो गई दुनिया से। मेरे ख्याल में दैट डे इज इन 2022, और अगर 22। इतना दूर है वो दिन, तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा और मौके हैं इसको इम्प्रूव करने के या इसको तबाह करने के, विद गुड इंफॉर्मेशन और बैड इंफॉर्मेशन। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ साइंस की हद तक और टेस्ट की हद तक और दानिशमंदी की हद तक भी, लेकिन मुझे अभी तक ये बात मैं समझने से कासिर हूँ कि सर कि ये मुल्क जो है, यहाँ 99% लोग आपसे एग्री नहीं करते, और 99% लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना यहाँ मास्क का कोई तकल्लुफ़ है, ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तकल्लुफ़ है, ना यहाँ कोई टेस्ट करवाता है, ना कोई यहाँ सिम्टम्स की वजह से घर बैठ जाता है, और ना मतलब कोई एक अगर कोई मॉडल इस दुनिया में लिया जा सकता है कि जहाँ पे SOPs का कम से कम एम्प्लॉयमेंट या इस्तेमाल हुआ है, तो उस फहरिस्त में मुझे यकीन है हमारा मुल्क आएगा। तो बावजूद इसके यहाँ के लोग आज जो फॉलिंग नंबर्स देख रहे हैं, उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो एहतियात मतलब करें, मुझे नज़र नहीं आ रहा सर। तो अब अगर एहतियात भी नहीं होगी तो आप अगले 6 माह किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? सवाल ये है, एहतियात नहीं होने वाली सर, ये वो छोड़ दें। देखिए, आपकी मैं हर बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है। ये कुछ महीने पहले भी मैं पाकिस्तान में था। हम तो, क्योंकि मैं जब मरीज़ देखता था ना वहाँ, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, शायद अभी भी ये हालात हों कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आएगा, उसको लेट स्टेज कैंसर है, उसकी सारी फैमिली को पता है कैंसर है, पूरे वार्ड को पता है उसको कैंसर है, लेकिन ताया जान बूढ़े बुजुर्ग को बताया जा रहा है कि नहीं जी, आपको बस एक रसौली, आप कल ठीक हो जाएंगे। हम तो अपने घरों में सच नहीं बोलते, और हम उसका बहाना ये बनाते हैं कि जी ये तो खौफ से शायद मर जाएगा। और मैं कोई उस पर बहस नहीं कर रहा, लोगों की अपनी मर्जी है, वो जैसे चाहे करें, लेकिन एक लोकल माइक्रोकॉज़म में जब आप देखें तो हम ट्रूथ को फेस नहीं करते। हम कहते हैं इससे बेहतर है कि बस झूठी तसल्ली मुझे दिए रखो। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिस SOPs के फॉलो ना करने की आप बात कर रहे हैं, वही हमारा एक एटीट्यूड ऑन द नेशनल लेवल है। हम ट्रूथ को फेस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ट्रूथ विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। अब आगे आपने पूछा कि अगले 6 महीने में क्या होगा, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन इफ समबडी पुट अ गन नेक्स्ट टू माय हेड, अगर आप मेरे से पूछें कि एक बात बताओ, तो मेरा तो ये ख्याल है कि वी आर नॉट डन, ये वापस आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा लोग उसके साथ एक तरह से एडजस्ट हो गए हैं। अब हमें इस चीज़ की आदत है कि लोग घरों में फौत हो जाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमने उसको छुपाना भी सीख लिया है, हमने हर चीज़ हमने उसको लर्न कर ली है इसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान स्टाइल। तो दैट डजंट मेक मी हैप्पी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने अर्ज सर, फरमाया आपकी बात बढ़ाते हुए मैं अपना तजर्बा आपको बता दूं, मर्जी। मैं आपको अपना तजर्बा डॉक्टर साहब बता दूं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों के वालिद और वालदैन नहीं, वालदा मेरे किसी दोस्त की मुझे इल्म नहीं है कि इसका शिकार हुई हूँ या इंतकाल कर गई हूँ। वालिद बेतहाशा मेरे दोस्तों के, मेरे अपने दोस्तों के, मेरे गिरदनवा के लोगों के वालिद जो हैं, बहुत सारे इसमें जो है वफात पाई है उन्होंने। तो मैं तो आपकी बात को समझता हूँ कि ये वाकई में ख़ासकर हमारे एल्डर्स के लिए तो ये बहुत डेंजरस हो सकती है ये डिज़ीज़। और हम घरों में जब लेके इनको आते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल, अगर अपना ख्याल नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, तो अपने बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उनका ही ख्याल कर लें, क्योंकि वहाँ पे वाकई अमवात हुई हैं।
and it has been a great tragedy for a lot of people. I know personally, I can tell you that. ये सब हकीकत है और इसका सिंपल आंसर ये है कि आप 1 लाख टेस्ट कर लीजिए एक दिन में या 10 लाख टेस्ट कर लीजिए 2 दिन में, आपको पता चल जाएगा इसकी रियलिटी क्या है। तो इस वक्त टेस्टिंग बहुत कम है और इस वक्त हम एक बैड इक्विलिब्रियम, जिसको मैं कहूँगा बैड इक्विलिब्रियम, वो होता है जब हम गम से या ट्रेजेडी से एडजस्ट कर जाते हैं, जब हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात की है। बहुत सारे लोग इसमें पाकिस्तान की सर बड़ी आदत है हमारी। हम यहाँ कराची में जब 20 लोग रोज मरते थे तो हम एडजस्ट हो गए, वो गिनती बनना शुरू हो गई। जब यहाँ टेररिज्म में 10 बम रोज फटने लगे तो हम बस उन्हें गिनना शुरू कर दिया हमने। हम बहुत जल्दी बुरी खबर से एडजस्ट वाकई हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ भी मुझे लगता है कि बुरी खबर से एडजस्ट होना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। इस इक्विलिब्रियम के साथ होता ही है कि अगले 6, 12, 18 महीने जो हैं वो इस इक्विलिब्रियम में गुजर जाएंगे। 20 साल के बाद आपका बेटा या मेरा कोई बच्चा इस पे रिसर्च करेगा और जब वो उसका एनालिसिस करेगा तो दुनिया परेशान हो जाएगी कि लाइक्लीहुड एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या था। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एज ऑलवेज इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड होपफुली वी विल डू ऑन अगेन इसको रीअसेस करने के लिए जब इंफॉर्मेशन भी जरा ज्यादा क्लियरर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो एक तो मैं हैदर साहब से पूछूंगा, क्योंकि जो हमारी जिस तरह हैदर साहब ने फहरिस्त बनाई उन लोगों की, उन ममालिक की कि जिसके अंदर लोग एहतियात नहीं करते, तो इस तरह हम और उस फहरिस्त में हमारी मुल्क को डाला। इस तरह अगर मैं इस मुल्क की फहरिस्त बनाऊं कि इस मुल्क के अंदर जो इसके शहरी और इसके सिटीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, तो उस फहरिस्त में भी हैदर वहीद साहब का ज़रूर नाम आएगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा ब्रीफली कि ये सिचुएशन जिस तरह चल रही है, जब सबूत कुछ और कह रही है, नंबर्स कुछ और कह रहे हैं और एहतियात कुछ और कहता है, तो एक इंसान अपने आप को कंडक्ट करे तो किस तरह करे। और फिर बहुत सारी सियासत भी हुई है इस हफ्ते, इस्तीफे भी आए हैं, इस्तीफों की वजूहात भी आई हैं, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने देखा कि मौका के जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत जो कि तब्दीली की बुनियाद अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पे पावर में आई थी, अकाउंटेबिलिटी के वादे थे, नैब की एक बहुत बड़ा सतून था उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो पीटीआई की हुकूमत ने 2 साल में किया। उसमें बहुत बड़ी खबरें जो लगी वो नैब और नैब की प्रोसिक्यूशन थी। कुछ लोगों के लिए प्रोसिक्यूशन, कुछ लोगों के लिए प्रोसिक्यूशन। तो हमने हैरत अंगेज तौर पे देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी मूव थी इंगेज करने के लिए ऑपोजिशन को कि वो नैब की कानून में तरामीम जो है उन पर मान जाएं, और वो तरामीम कुछ ऐसी थी जो कि नैब को रादर टूथलेस बनाती थी। तो ये सवाल उठा था कि ये कहाँ से और कैसे हुआ कि जो हुकूमत इतना एनसार था जिसका नैब के थ्रू अकाउंटेबिलिटी करने का, वो नैब के कवानीन पे ऑपोजिशन का ताउन क्यों चाह रही थी और ताउन के जरिए से वो नैब को टूथलेस क्यों बनाना चाह रही थी। इसमें एक राय तो यह थी कि FATF पे क्योंकि ऑपोजिशन की के ताउन की जरूरत थी, तो कुछ ले और दे की भी सिचुएशन थी। दूसरा ये लोगों का सोचना था कि शायद अब इस नहज मुल्क और सियासत आके खड़ी है 2 साल बाद कि प्रेशर था खान साहब की हुकूमत पे कि ऑपोजिशन को भी कुछ साथ लेके चलें और अगले 3 साल इस महाजराई में नहीं गुजर सकते। आइदर वे हमने देखा फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि नैब की तरामीम के हवाले से कोई बात जो है वो नैब ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि जो कमेटी भी पार्लियामान में बनी थी उसमें भी कोई डिस्कशन डिलिबरेशन नहीं हुई और इन बिल्स को जो है वो FATF के बिल्स को बुलडोज कर दिया गया। नैब की तरामीम अभी तक जो है वो पेंडिंग है। तो अब ऐसा जो है ये एकदम से क्यों हुआ और इसका क्या सियासी आगे नताइज हो सकते हैं। हमने देखा कि ये बिल जब पास हो रहे थे तो मुहासरा भी किया PMN नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के अरकान ने, स्पीकर साहब था, और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो मोइज़ जाफरी साहब, पहला सवाल यही उठता है कि इसकी बैक स्टोरी क्या थी कि हमने देखा कि हुकूमत जो है उसने कोशिश की कि ताउन हासिल कर सके ऑपोजिशन का, और ये बहुत कम होता है इस हुकूमत में, हमने बहुत कम देखा है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि नैब के लॉ को टूथलेस बनाने के लिए ताउन सीख किया गया। आप किस तरह देखते हैं इस तरह की डेवलपमेंट को कि पहला स्टेप ही ये इस तरह से क्यों था, और अभी अब ये FATF के लॉज पास हो गए और नैब का भी पास नहीं हुआ है, तो अपोजिशन का तावन जो है वो जिस तरह से लेना था वो उन्होंने फिर भी ले लिया, सेनेट में भी पास हो गया ये बिल।
और देना भी अभी तक एटलीस्ट नैब के कवानीन की तरामीम में कुछ देना नहीं पड़ा है। ये और बात है कि जिस तरह से अपोजिशन का तावन हासिल हुआ सेनेट में, उसके एवज हो सकता है कि नैब में भी कुछ कंसेशंस आने को हों। बट किस तरह देखते हैं आप इस सिनारियो? देखिए, मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ओरिजिनल गैम्बिट था हुकूमत का वो ये था कि वो 3 FATF के हवाले से बिल्स पास करे। एक जो है वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज का सवाल करने का और अथॉरिटीज़ बढ़ाने की हवाले से था कि वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर और वेट बेहतर कर सकें। दूसरा जो था वो और फैट ऑफ कंप्लायंस के हवाले से एक्सपेंशन का था, और तीसरा जो था वो टेररिज्म और दहशतगर्दी की डेफिनेशन में फाइनेंशियल टेररिज्म लाना, जिसका जो ओरिजिनल मुसव्वदा था वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक उसके अंदर 180 दिन के लिए बगैर किसी सवाल जवाब, बगैर किसी मैजिस्ट्रेसी के सामने पेश किए आप एक आदमी को उस इल्ज़ाम के तहत आप धर ले सकते थे, आप उनको डिटेन कर सकते थे। तो अगर ये और ये तीसरे जो हैं वो फिर बिल जो है वो विड्रॉ हो गया एट द लास्ट मिनट अकॉर्डिंग टू शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और फिर उसको टेबल नहीं किया गया और ये बात भी विड्रॉ कर ली गई कि ये FATF का कभी भी हिस्सा था। और फिर एक वाटर डाउन एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स जो कि वाकई में ज़रूरी हैं यूनाइटेड नेशंस की नज़र में कि दहशतगर्दी जो है उसकी फंडिंग भी दहशतगर्दी होती है, बजाय ये कहने के लिहाजा हम इस हवाले से 180 दिन के लिए लोगों को गायब कर सकेंगे, और गायब करने के तरीके भी काफ़ी ड्रकोनियन कानून के अंदर आने थे। इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक ये एक गैम्बिट और कोशिश थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कोशिश अगर कामयाब हो जाती तो दूसरी तरफ से नैब को अगर आप बंद भी कर देते तो आपका काम तो हो गया था पूरा। यहाँ पे आप दहशतगर्दी मालियाती दहशतगर्दी के जुमरे में जो आप नैब की तरफ से करना चाहते हैं, लेकिन ये मालियाती मनी लॉन्ड्रिंग हर दफा दहशतगर्दी से लिंक तो नहीं होती है ना। इसका फर्क ना करना इन इटसेल्फ भी जो है स्टिग्मेटाइज करता है, किसी को प्रेशर में लाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ले जा सकता है। इस तरह का कानून जो है वो वैसे भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ये तो अब बड़ा वाज़ेह है कि ये बिल तो पास होने थे और इसमें तावन भी जहां से लेना पड़ता वो लिया जाना था, लेकिन जो चीज़ अब थोड़ी इतनी क्लियर नहीं है कि इस सारे तावन के एवज क्या आगे अब क्या होने जा रहा है, और क्या ये जो जितना ड्रकोनियन कानून होने जा रहा था शायद ये अब उतना ड्रकोनियन नहीं होगा, ये पाया है ऑपोजिशन ने, या कि आगे जाके नैब में जो है ऐसी तरामीम आएंगी कि जिससे नैब जो है वो जितना ड्रकोनियन लॉ आज सुप्रीम कोर्ट और दीगर मुबस्सरीन जिस तरह करते हैं कमेंट्री, जिस तरह वो बताते हैं, तो उससे थोड़ा उसको वाटर डाउन किया जाएगा। आगे की सियासत में कोई कॉम्पनसेशन आने वाली है ऑपोजिशन के लिए, या यही कॉम्पनसेशन काफी थी कि जो मोस्ट ड्रकोनियन पार्ट्स थे इसके वो नहीं बिल का हिस्सा बने या वो बिल नहीं पास? मैं नहीं समझता कि इस वक्त की ट्रेजरी और ऑपोजिशन के बीच में इतनी आमादगी है, इतनी फेथ है कि वो कल को होने वाली चीज के बेसिस पे आज होती है वही करवाता है ना, वो उसी ने करवाया। देखिए इमरान खान साहब तो लगता नहीं है बिल्कुल भी डील करना चाहते हैं इनसे, वो तो किसी मैं डील करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जितना भी व्हील्स को ऑयल कर दें, इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत के बीच में इतनी ट्रस्ट नहीं है कि आज देने के बाद कल लेने की उम्मीद कोई रखे। लिहाजा अगर ट्रेड ऑफ होनी थी तो वो आज देख रहे हैं ना, आप हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत पे जिसकी हुकूमत है तो वहां से भी तो देखें ना, कुछ तो यहाँ पे तो फिर ट्रेड ऑफ की जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब। अब अगर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ सकें और आगे की हम अगर सियासत देखें तो हमने अब ये देखा है कि थोड़ा सा जो इस्टेब्लिशमेंट भी है उसका थोड़ा सा रवैया जो है वो वाला नहीं है जाफरी साहब, जो कि हमने पहले देखा था। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि नैब की रेफरेंसेस कायम की गई, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ, सुलेमान शरीफ, खाकान अब्बासी साहब के बेटे के हवाले से। तो वो जो सो कॉल्ड कहा जाता था कि ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं खान साहब के लिए, कि अगर तो कोई बी टीम आ सकती है, कोई यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है, अगर कोई भी और प्लान इसी असेंबली में हो सकता है खान साहब की लीडरशिप के अलावा, तो उसके जो सो कॉल्ड नॉमिनीज हैं उनको तो बिल्कुल रिसेंटली स्कटल किया गया इस तरह से। तो अब या तो इनका ताउन हासिल जैसे हमारी पिछली सेगमेंट के अंदर डॉक्टर साहब ने फरमाया था ना कि ये तो आइंदा 20 साल बाद हमारी आइंदा आने वाली जनरेशंस जो हैं वो जब परखेंगी इस मामले को विद स्टडी, तो वो बताएंगी कि हकीकत में हम कोविड के खिलाफ कर क्या रहे थे और हो क्या रहा था। इसी तरह मेरे ख्याल में जब आने वाले जनरेशन जो है वो इस हालिया नैब और इसने किस तरह बिहेव किया है
और वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट है और कहाँ कहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, जब इसको परखा जाएगा तो आई थिंक ये सारे जो सवालात हैं और क्यों नहीं है, तो लिहाजा ये सारी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी क्लियरली सामने आ जाएंगी कि खान साहब के जो पसंद की चीज़ होती है वो नैब के थ्रू हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और नैब फिर वो कर भी क्यों नहीं पा रही मंतकी अंजाम तक, उन चीज़ों को भी क्यों पहुंचा नहीं पा रही जिनको बादियों नज़र हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल है, और उन चीज़ों को कर ही क्यों नहीं पा रही जिनको बादियों नज़र हुकूमत की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। पर्टिनेंट सवाल है एक्चुअली, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हो एग्जैक्टली यही रहा है कि जहां रेफरेंसेस बननी चाहिए या इंक्वायरियां खुलनी चाहिए सियासी तौर पे लगता है कि वही खुलती हैं, और पाए तकमील तक वो बिल्कुल पहुंच नहीं पाती, बल्कि अरेस्ट भी वहां पे इफेक्ट नहीं किए पाते। तो ये दोनों आपके हुकूमत की तरफ से जो पहला बिल फ्लोट हुआ था ऑपोजिशन के लिए, उसके अंदर मेरे लिए जो टूथलेस होने के एवज हुकूमत मांग रही थी, मेरे लिए अहम ये बात थी कि वो चेयरमैन का टेन्योर जो कि रिपीटेबल नहीं है उसको रिपीटेबल बनाना चाह रही थी। यानी कि यहाँ पे भी एक इशारा है कि एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, वो बादियों नज़र इतने मुतनाज़ा रहे हैं, अगर इनके हवाले से ये किया जाना चाह रही थी हुकूमत, तो फिर ये नियत क्यों जाहिर हुई इस तरह? अब वो बिल तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने अपोज किया, उनके काम से खुश थी ना हुकूमत, फिर हम समझे। मैं लेकिन वही साहब आपसे दूसरी तरफ पूछना चाह रहा था, जो मैंने एक्स्ट्रो में बात की थी, कोविड की तो हम एंड में भी कर लेंगे। 2 इस्तीफे आए हैं स्पेशल असिस्टेंट्स प्राइम मिनिस्टर के, जो एक लंबी फहरिस्त है, उनके असासे सामने आने के बाद 2 इस्तीफे आए हैं, लेकिन वो इस्तीफा ना असासजात बहुत ज्यादा होने की वजह से जिन लोगों पे तनकीद हो रही थी उनके आए हैं, ना जिन लोगों की दोहरी शहरियत जो है वो सेट इन स्टोन थी और सबसे ज्यादा जिन पे तनकीद हो रही थी उस वजह से आए हैं। हालांकि तानिया इद्रिस ने जवाब यही दिया है कि मेरी कैनेडियन शहरियत की वजह से मुतनाज़ा मुझे बनाया गया। जफर मिर्जा साहब ने जवाब यही दिया है कि ये स्पेशल असिस्टेंट्स के हवाले से बहुत सारी तनकीद की जा रही थी, लेकिन जो इनसाइडर स्टोरी सामने आ रही है वो यही है कि इन दोनों के पास चॉइस नहीं था इस्तीफे का, इस्तीफा इनसे लिया गया है, और लेने की वजह तानिया इद्रिस की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बताई जा रही है कि मफादात के तजाद था उनका, उन्होंने जो अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेट की थी बजाय और वो स्पेशल असिस्टेंट थी, उसके अंदर एक मफादात का तजाद था। और जफर मिर्जा साहब के खिलाफ क्योंकि नैब इंक्वायरी जारी है कि उन्होंने ड्रग्स की परचेज फ्रॉम इंडिया को अलाउ किया, हालांकि उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई पहले भी करते आए हैं कि इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अगर वजह ये थी कि दोहरी शहरियत, तो फिर जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो आज भी सबसे बड़े एक बहुत सेंसिटिव ओहदे पे फाइज हैं और वो यूनाइटेड किंगडम के प्राउड सिटीजन हैं। और दूसरी तरफ अगर असासजात की डिक्लेरेशंस के अंदर इबाहम और मफादात का टकराव की बात थी, तो फिर नदीम बाबर साहब हैं जिनके अरबों रुपए के एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं उसी सेक्टर और इंडस्ट्री में जिसके अंदर वो एडवाइस करते हैं, और भी दीगर लोग हैं, मैं अगर नाम ना लूं, मैं तो 2 सर फहरिस्त जिन लोगों को एक तनकीद का शिकार बनाया गया है जिस वजह से, उन वजूहात पे अगर आपने कुर्बानी देनी थी बकरीद से पहले, तो वो जफर मिर्जा और तानिया इद्रिस की क्यों? देखिए, ये 2 लोग हैं जो इन अ वे बाहर से भी आए थे, बाहर काम करते थे। दे हैड द लेडी इन पर्टिकुलर हैड अ वेरी लुक्रेटिव प्राइवेट जॉब दैट शी हैड डन अवे विद, और पाकिस्तान आई थी वो। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह से यहाँ काम होते हैं उससे बहुत ज़्यादा आशना नहीं थी, जो कि अमूमन एक अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन अच्छी बात के बावजूद थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। लेकिन वही साहब, आप एक चीज और भी कहते चलें, और आपसे ही मैं मतलब आई लेट यू कंटिन्यू आफ्टर दिस, इन दोनों की कोई लॉबीज भी नहीं थी, इन दोनों के को प्रपोज करने वाले लोग तो थे, और तानिया इद्रिस के शायद जहांगीर तरीन साहब का प्रपोज होना यही उनके लिए फेटल था, लेकिन इन दोनों की कोई पीटीआई के अंदर लॉबीज नहीं थी कि जो इनके लिए भी इंस्पायर कर सके। देखिए, बेसिकली शरीफ लोग थे, और शरीफ इस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई जफर मिर्जा साहब की इंक्वायरी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इस सेंस में कि जिस तरह की यहाँ सियासत में आपको स्ट्रॉन्ग आर्म चाहिए होता है और हल्कों की सपोर्ट चाहिए होती है वगैरह, तो वहाँ पे ये कमज़ोर थे। और ये जिसे कहना चाहिए दिस वाज द लो हैंगिंग फ्रूट, समवन हैड टू गिव, एंड उनसे इस्तीफा लिया गया जिनसे लेने में सबसे कम पॉलिटिकल नुकसान था। ये और बात है कि परफॉर्मेंस का नुकसान भी पॉलिटिकल नुकसान होता है। तानिया साहिबा जो है, उस तरह के और लोग जो हैं वो काफ़ी अब डिटर होंगे पाकिस्तान के लिए इस तरह की कुर्बानी देने के लिए। और बात है कि दोहरी शौरियत एक बहुत
इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और इशू है, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। मैं मानता हूं कि 99% मैं जिन पाकिस्तानियों को जानता हूं जिनकी दोहरी शहरियत है वो बिल्कुल मुहब्बे वतन होते हैं और बिल्कुल उन पे मुझे कोई शक नहीं बात मेरिट लेकिन थियोरेटिकली एंड एकेडमिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली ये इशू तो है। कम से कम 6 साल से तो पब्लिकली उन्होंने ये कहा है, देखिए उनका ओथ का मसला होता है, उनकी दोहरी लॉयल्टीज होती हैं। ये तो खान साहब की पोजीशन है ना, इसमें तो आपको और मुझे हमारी क्या राय है वो तो दूर की बात है। यहाँ पे तो फिर हिपोक्रेसी का क्लेम आता है ना कि आप तो ये कहा करते थे। लेकिन स्पेशली जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, जिनका के बहुत ज्यादा पब्लिक में क्लेम है उनके खिलाफ कि आपके पास है दोहरी शहरियत, क्योंकि वरना तो आप कहते सामने आ गई है। दोहरी शहरियत वाले सारे लोग निकल गए, उनमें वजीर आजम साहब के दोस्त भी निकल गए, या तो ये फिर होता। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं है, लिहाजा मैं तो फिर पूछूंगा कि आपने फिर मफादात के टकराव की वजह से उनको निकाला, और अगर मफादात के टकराव की वजह से उन्हें निकाला तो मफादात के टकराव के तो पहाड़ टकरा रहे हैं बाकी और लोगों में, वहां पे क्या हो रहा है? अगर कोई एक सिंपल लाइन बनानी है कि जी आइंदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये मेयार है, तो इनकी तो कंपनी में 25,000 रुपए थे, अभी 1 रुपया और अभी आना था, 1 रुपया भी नहीं आया था। ठीक है, अगर आता तो वो मफादात का टकराव होता, लेकिन बाकी लोगों को तो देखें आप, चंद मिनट रह गए हैं। मैं वो कोविड की उस वाली बात की तरफ आना चाहूंगा जिसका मैंने इशारा पिछली सेगमेंट के आखिर में दिया था। वही साहब, आपने, मैंने, हम दोनों ने इंफॉर्मेशन की इस पूरे चंद माह के अंदर जब से ये वबा आई है, हमने इंफॉर्मेशन फैलाने की उतनी ही कोशिश की है जितनी बाकी सब लोग अपना फर्ज समझ के करते हैं। लेकिन ये अब एक डेटा सेट जो है जब आपके खिलाफ जा रहा हो, जब डेटा दिखा रहा हो कि ये बीमारी अब किसी वजह से जा रही है और उसकी वजह आपको पता ना हो और एक फेटलिस्टिक फॉर्म हो, तो फिर वही सब आप अकेले ही बच जाते हैं अपने सैनिटाइजर और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस करते हुए। देखिए मैं मतलब पर्सनली जिस तरह अपनी लाइफ कंडक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं काम पे मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करने कोर्टों में जाता हूँ, मास्क पहन के जाता हूँ, लाजमी तौर पे मास्क पहन के जाता हूँ। एहतियात ज़रूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों से जब मीटिंग्स हों जिस तरह काम पे अक्सर होती हैं तो एटलीस्ट 8-10 फुट दूर बैठूँ, क्रॉस वेंटिलेशन या इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखूँ। तो मैं पर्सनली जो है मैं अपने काम पे तो लगा हुआ हूँ कई माह से, आपको पता ही है, लेकिन SOPs के साथ कर रहा हूँ काम बहुत पहले से कर रहा हूँ। काम हार्डली हमने बंद ही बहुत कम किया था, लेकिन हम काम कर रहे हैं SOPs के साथ। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हमारे माशरे में ये है कि SOPs जो हैं उनको अहमियत बिल्कुल नहीं दी जा रही, और क्योंकि अमवात और हॉस्पिटलाइजेशन उस तरह नहीं है। आखिरी मिनट है, ये SOPs हम क्योंकि एक ही फर्म में काम करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास इतनी स्पेस और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम ये सब इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन कोर्ट खुल रहे हैं पीर से, आप कोर्ट में क्या अपने इर्द गिर्द एक सैनिटाइजर का इन्हिसार बना के जाएंगे? आपने कोई वॉक थ्रू गेट्स का मोबाइल वर्जन बना लिया है? आप क्या देख रहे हैं 3 अगस्त से आगे? देखिए मैं चाह रहा था कि वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो हमें कोई ये ईद खासकर एक सेंसिटिव टाइम होगा, और फिर 1 माह अगर हम आगे देखें तो काफ़ी हद तक ये मैनेज हो रहा है फर्स्ट वेव, कम से कम। मैं नहीं कह रहा सेकेंड वेव नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें एहतियात की अब ज़रूरत है, क्योंकि हर एक अब समझ रहा है कि बिल्कुल अब डाई डाउन कर रही है, तो एहतियात अब बिल्कुल पहले से भी कम होने जा रहा है। और यही टाइम है एक्चुअली एहतियात करने का, जब कोई एहतियात ना कर रहा हो और एहतियात छोड़ दिया जाए। तो इस पे मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए कि ये अगला महीना भी जो है वो एक बहुत बेहतर महीने की जगह बहुत बुरा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। सही है। मैं शो ख़त्म करने का वक्त आया है। ये देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर बीमार हों तो अपने आप को आइसोलेट करें, हम मास्क पहन के बाहर निकलें, हम सोशली डिस्टेंस करें, और यही चीज़ें जो हैं इनमें कोई ख़र्चे नहीं हैं। लेकिन यही चीज़ें जो हैं अगर सब लोग पूरी दुनिया में कर लेते तो ये वबा फैल नहीं सकती थी। लिहाजा एक इनहेरेंट सेल्फिशनेस है, एक खुद गर्जी है जिसकी वजह से ये वबा जिस तरह फैली है, या तो एक डिनायल है कि ये वबा ही नहीं है जिसकी वजह से फैलने के बाद ख्याल आता है कि थी वबा। लेकिन अगर ये बेसिक एक दूसरे की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग अदा करें तो फिर ये प्रॉब्लम जो है ये महीनों और सालों की नहीं, ये बहुत जल्दी निमट सकती है। बहरहाल नहीं निमट रही क्योंकि हम लोग इस तरह प्रोग्राम नहीं है। हम क्या सीखे हैं इस वबा से? अगर ये वाकई में अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, हम ये सीखे हैं कि आप काम करने के लिए सब लोगों को हर वक्त जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, काम ऑनलाइन किया जा सकता है। कोर्ट्स दुनिया भर में सीखे हैं कि कोर्ट्स ऑनलाइन चलाए जा सकते हैं। ये बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन ओनली होंगे आज के बाद से, ता हयात ऑनलाइन ओनली उन्होंने अपना ऐलान किया है।
ये सारी चीज़ें पाकिस्तान भी सीख सकता है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अगर सीख ली जाएँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन्स कोर्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हट सकते हैं। लोगों का जो कि 2-2 घंटे ट्रांसपोर्ट के अंदर धक्के खाते हुए काम पे पहुंचते हैं, अगर उनका काम पे पहुंचना फ़र्ज़ नहीं है फिज़िकली, तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। क्या हम सीखे हैं? क्या हमने इसका फ़ायदा उठाया है? क्या वो इंसान जो शहादत देने के लिए कोर्ट ना आने का बहाना 10 साल से करता आया है, क्या आज उसके पास वो जवाज़ होता अगर उसकी ऑनलाइन शहादत देने की इजाज़त होती, जो कि पूरी दुनिया में कई ममालिक ने अब कम अज़ कम कर दी है? क्या वो जिरा जो कि नहीं हो पाई क्योंकि वकील साहब नहीं पहुँचे, मैं वकालत की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, जिसकी अब जवाज़ नहीं है क्योंकि आप अपने घर से जिरा कर सकते हैं, इंडिया में अपने घर से जिरा कर सकते हैं, उन्होंने अपने क़वानीन चंद माह के अंदर तब्दील किए हैं। क्या हम ये अगर कर लें तो किसी और जगह खड़े होंगे, किसी बेहतर जगह खड़े होंगे? आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @JAFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदरवेट10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब जिन्होंने हमारा साथ दिया था, हम उनका भी ट्विटर हैंडल जिस दौरानिये में वो हमारे साथ थे हमने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ फिर हाजिर होंगे। कल का शो हमारा नहीं होगा क्योंकि कल ईद उल अज़हा है। आप सब लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।